Hello students, good morning all of you. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read a poem, an elegy on the death of a mad dog. आज हम एक पोएम का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जो पोएम का नेम आपके सामने है, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। देखिए पिछले वीडियो में जो बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाए, उसमें उन वीडियोज में ग्रामेटिकल था, सारा मैटर क्या था, ग्रामेटिकल था। टेंसेस पढ़े हमने, मॉडल्स पढ़े, पैसिव वॉइस पढ़े। लेकिन हम अब एक दो पोएम्स पढ़ेंगे बीच में, जो भी अपने सिलेबस में पोएम्स हैं, 4 पोएम्स हैं, तो इन 4 पोएम्स को पढ़ेंगे। तो ये पोएम है आपकी लास्ट की पोएम है आपकी बुक में, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसका पार्ट फर्स्ट है आज जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले पोएम के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एक पोएम है। इसको क्या बोलते हैं? पोएम। पोइट्री को क्लियर करेंगे पहले हम। पोएम का मतलब जानते हो आप सभी, क्या होता है? कविता होता है। क्या होता है? कविता। पोएम को क्या बोलेंगे? कविता बोलेंगे। अब देखिए पोएम कौन लिखता है, यह भी एक क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, राइटर, ऑथर, समझ गए? तो ये राइटर, ऑथर वगैरह ये नहीं लिख सकते हम इसमें। पोएम कौन लिखता है? पोइट लिखता है। कौन लिखता है? पोइट। मतलब पोएम को लिखने वाला कौन होता है? पोइट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कवि। या फिर कौन? पोइट ना होकर के पोइटेस भी हो सकती है, मतलब पोइटेस भी हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं? कवियत्री भी हो सकती है। समझ गए? कवियत्री भी हो सकती है। या पोइट, अगर लेडीज है तो क्या लगाएंगे? पोइटेस लगाएंगे, और जेंट्स है तो क्या? पोइट। समझ गए? मैन है तो पोइट, और लेडी है तो क्या लगाएंगे? पोइटेस। समझ गए? तो पहले इसकी शब्दावली को समझते हैं हम। पोएम देखिए, अभी बताया मैंने आपको, पोएम कौन लिखता है? पोइट। कवि लिखता है। समझ गए? या फिर पोइटेस। समझ गए? आपको राइटर का मतलब लेखक होता है। समझ गए? राइटर या ऑथर इनका यूज नहीं करना है। राइटर भी नहीं लिखना है, न ऑथर लिखना है, पोइट या पोइटेस लिखना है। अब देखिए ये क्या है? पोएम। पोएम में से कैसे क्वेश्चन आते हैं? छोटे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद में जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये भी आते हैं। समझ गए? व्याख्या करना। अब देखिए ये जो आपके सामने कविता है, इसको पढ़ते हैं हम। लास्ट की है ये। कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उसके कवि का नाम याद रखिए, आप पोइट का नाम याद रखिए कि इसको कंपोज करने वाला, मतलब इस जो पोएम है इसकी रचना करने वाला कौन है, इस कविता को लिखने वाला कौन है, वही कवि हो गए ना। तो इसके पोइट कौन है? एन इलेजी। पहले देखिए, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। मतलब इसका मतलब हो गया, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत, ये अर्थ है इसका। अब देखिए समझना कि सर ये कैसे हुआ, बताता हूं अभी आपको। ए मैड डॉग, इसका मतलब क्या है? एक पागल कुत्ता। क्या मतलब है? एक पागल कुत्ता। मैड डॉग किसको बोलेंगे? पागल कुत्ते को बोलेंगे। मैड का मतलब पागल होता है। क्या मतलब होता है? पागल।
इलेजी किसको बोलते हैं? इलेजी देखिए, ये क्वेश्चन भी है और पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था कि व्हाट इज एन इलेजी, इलेजी क्या है? तो इलेजी एक सैड सॉन्ग होता है। क्या होता है? सैड सॉन्ग, शोक गीत होता है एक, जो अपने किसी मित्र या फिर कोई जो प्रिय पशु होता है उसकी डेथ हो जाती है, समझ गए, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब गाया जाता है। मतलब अपने मित्र की, या फिर कोई आपका जो मान लीजिए कुत्ता क्या है वो वफादार होता है, आपको पता है, समझ गए, और किसी कोई भी जानवर हो जो आपका प्यारा हो या कोई मित्र हो जो आपका प्यारा हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पर जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेजी, शोक गीत। क्या बोलेंगे इसको? शोक गीत। तो एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, मतलब एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। अब इसके पोइट कौन हैं? मतलब ये कविता किसने लिखी? तो ये कविता लिखी ओलिवर गोल्ड स्मिथ। किसने लिखी? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखी ये पोएम, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। अब देखिए, पहले कवि के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द पोइट, अबाउट द पोइट, मतलब कवि के बारे में पढ़ेंगे कि कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ का रहने वाला था, क्या क्या लिखा है, ये देखिए। अबाउट द पोइट में देखिए, इनका जो जीवन काल है वो कब रहा? 1728 से लेकर के और 1770 तक रहा, समझ गए। मतलब 1728 में इनका जन्म हुआ, समझ गए, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1776 में। ये जीवन काल हो गया इसका, समझ गए। और ये 18वीं सेंचुरी के कवि हैं। ये वैसे ही पता लग रहा है, 1700 आ रहा है ना, ये सब जो सन है, तो 1728 मतलब 18वीं शताब्दी में आ गए। तो 18वीं सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। ये 18वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन सी शताब्दी के कवि हैं? 18वीं शताब्दी के कवि हैं। इसके बाद में देखिए अबाउट द पोइम, मतलब कविता के बारे में कुछ संक्षिप्त में पढ़ते हैं हम, समझ गए। पहले तो कवि के बारे में पढ़ा। कवि कौन है इसके? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। और ये भी ध्यान में रखना कि कोई भी पोइम पढ़ो, उसका जो पोइट है उसका नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब हम आगे पढ़ेंगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, उसमें ज़रूरी होता है। तो प्रत्येक पोइम का जो पोइट है उसको आप रट लो, याद कर लो। ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, ये है इनका, 18वीं शताब्दी के हैं। अबाउट द पोइम, अब कविता के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये कविता कहाँ से ली गई है, तो इसमें लिख लीजिए आप, ये कविता ओलिवर गोल्ड स्मिथ के उपन्यास, मतलब ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ही उपन्यास है, समझ गए। तो ये कविता ओलिवर गोल्ड स्मिथ के उपन्यास द वाइकेयर ऑफ वेकफील्ड से ली गई है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये कविता कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है, समझ गए। ये पोएम कहाँ से ली गई है, तो ये पोएम कहाँ से ली गई है? ये कविता ओलिवर गोल्ड स्मिथ के उपन्यास द वाइकेयर ऑफ वेकफील्ड से ली गई है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन है द वाइकेयर ऑफ वेकफील्ड, क्वेश्चन भी आएगा आगे, ये इसी कविता में है। तो यह है कविता ओलिवर गोल्ड स्मिथ के उपन्यास द वाइकेयर ऑफ वेकफील्ड से ली गई है। ये कविता के बारे में हो गया। ये क्या है? इसमें लिख लीजिए
इट इज ए पोइम इन अबाउट ए मैड डॉग। मतलब एक पागल कुत्ते के बारे में है ये कविता किसके बारे में है? एक पागल कुत्ते के बारे में है। इट इज़ ए पोएम इन अबाउट ए मैड डॉग, मतलब ये कविता एक पागल कुत्ते के बारे में है। अब आगे पढ़ेंगे हम कविता को, समझ गए? कवि का बता ही दिया आपको, कविता के बारे में बता ही दिया, समझ गए क्या था? इसकी पोइट कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। उतार लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए, फिर कविता पर चलते हैं, पढ़ते हैं कविता को। उतार लीजिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर कविता पढ़ेंगे हम एक एक स्टेंजा। अब देखिए कविता को स्टार्ट करते हैं। जो पोइम है उसको स्टार्ट करते हैं। पोइम का पहला स्टेंजा लेते हैं। कौन सा स्टेंजा लेंगे? पहला स्टेंजा। ये है आपका पहला स्टेंजा। Good people all of every sort, good people all of every sort, give ear unto my song, give ear unto my song, and if you find it, if you find it wondrous salt, it cannot can't भी लिख सकते हो। it cannot hold you long। अब देखिए मैंने बताया कि इसके जो पोइट हैं वो कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। अभी पोइट का नेम बता दिया। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं इसमें देखिए, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। समझ गए? इसमें देखिए क्या कर रहे हैं इस कविता में। ये ओपनिंग लाइन्स हैं इसकी पोइम की, शुरुआती लाइनें हैं ये। स्टेंजा किसको बोलते हैं? आप कहोगे सर स्टेंजा क्या बोल रहे हो? स्टेंजा मतलब जो 4 या 5 लाइन होती है ना एक, समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंजा। तो ये 4 लाइन है तो ये पूरा क्या हो गया? एक स्टेंजा हो गया। तो इस स्टेंजा का अर्थ पढ़ेंगे हम पहले। तो इसमें देखिए गुड का मतलब जानते होंगे आप सभी, अच्छा, अच्छे, समझ गए? पीपुल का मतलब क्या होता है?
लोग, क्या मतलब होता है? लोग। तो गुड पीपुल ऑल, इसका मतलब क्या हो गया कि सभी लोग अच्छे होते हैं। सभी लोग कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। कौन कह रहा है? ये कवि कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कवि। कौन है कवि? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छे होते हैं। अब देखिए, ऑल एवरी सॉर्ट, एवरी यानी प्रत्येक, सॉर्ट यानी प्रकार। ये सॉर्ट दूसरा है SORT, इस सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार। समझ गए? तो गिव ईयर मतलब कान लगाना। क्या मतलब हो गया? कान लगाना। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं हम ध्यान से सुनना। गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग यानी मेरा सॉन्ग, गीत। इसके बारे में देखिए, एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये अलग है। इसका मतलब क्या है? छोटा। दोनों में अंतर है ना। तो ये क्या है? सॉल्ट यानी प्रकार। इस सॉल्ट का मतलब क्या है? छोटा। और वंडरस का मतलब जानते हैं सभी आप? आश्चर्यजनक। क्या मतलब होता है? आश्चर्यजनक या अद्भुत। समझ गए? आश्चर्यजनक या अद्भुत। फाइंड यानी खोजना या प्राप्त करना, आप जानते हैं। इट कैन नॉट होल्ड, इट कैन नॉट होल्ड, होल्ड का मतलब है बांधे रखना। यहां पर क्या मतलब है? बांधे रखना या लगाए रखना। समझ गए? होल्ड। यू लॉन्ग यानी लंबे समय तक। लॉन्ग का मतलब क्या है? लंबे समय तक। कैन नॉट यानी नहीं सकते। कैन नॉट का मतलब क्या है? नहीं सकते। तो सुनिए इसका अर्थ क्या कह रहा है कि कवि जो है, पोइट है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, वो कह रहे हैं कि गुड पीपुल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, गुड पीपुल ऑफ ऑल एवरी सॉर्ट, कि सभी लोग अच्छे होते हैं। सभी लोग अच्छे होते हैं और प्रत्येक प्रकार के होते हैं। एवरी सॉर्ट यानी प्रत्येक प्रकार के। तो सभी लोग अच्छे प्रकार से होते हैं, ये लिख सकते हो आप। इस लाइन का अर्थ क्या लिख सकते हो? सभी लोग अच्छे प्रकार के होते हैं। फिर दूसरी लाइन है गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, मतलब आप मेरे गीत को ध्यान से सुनो। आप मेरे गीत को ध्यान से सुनो। किसको कह रहे हैं? अरे हमें ही कब कह रहा है, जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं। समझ गए? कि आप मेरे गीत को ध्यानपूर्वक सुनो। अभी बताया ना, गिव ईयर यानी ध्यान से सुनना या कान लगाना। समझ गए? गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग। तो गिव ईयर का मतलब हो गया ध्यान से सुनो। समझ गए? तो गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, कि मेरे गीत को ध्यान से सुनो। इसके बाद में तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस, एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस, और इस अगर आपको कैसा लगता है? ये अद्भुत लगता है। क्या लगता है? इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट। अब ये जो सॉर्ट है, इसका मतलब छोटा भी होता है और दूसरा अर्थ भी निकलता है इसका, कमी अर्थ भी निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? कमी भी अर्थ भी होता है इसका। समझ गए? कई अर्थ होते हैं एक के, तो समझते जाना। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस, और अगर आपको ये अद्भुत लगता है या कोई कमी पाते हो, आप क्या पाते हो? कमी पाते हो। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, मतलब ये आपको लंबे समय तक बांधे नहीं रखेगा। क्या नहीं बांधे रखेगा? लंबे समय तक बांधे। इसका जो गीत है पोइट का, वो आपको लंबे समय तक नहीं बांधे रखेगा। तो ये एक स्टेंजा है। समझ गए? दोबारा सुनना इसका अर्थ। देखिए एक एक लाइन को समझाता हूं आपको। कवि जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, वो कहते हैं कि सभी लोग अच्छे प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छे प्रकार से होते हैं। आप मेरे गीत को ध्यान से सुनो। दूसरी लाइन का अर्थ क्या है? आप मेरे गीत को ध्यान से सुनो, मतलब कान लगा करके सुनो। इसके बाद में देखिए, एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट, और आपको ये अद्भुत लगता है या कोई कमी पाते हो, तो आपको ये लंबे समय तक नहीं बांधे रखेगा। आपको लंबे समय तक बांधे नहीं रखेगा। आ गया समझ में अर्थ चारों लाइनों का? देखिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे। पहले पूरी कविता का अर्थ बताता हूँ मैं आपको। समझ गए? क्या है कविता, इसका अर्थ क्या है? तो दोबारा एक बार फिर से सुन लो इसको, फिर मैं मिटाऊंगा नहीं।
सभी लोग गुड होते हैं, मतलब अच्छे प्रकार से होते हैं। आप मेरे, कवि कहता है कि आप मेरे गीत को ध्यान से सुनो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस, और आपको यह अद्भुत या आश्चर्यजनक लगता है या कोई कमी पाते हो, समझ गए, शॉर्ट, तो आप इसको आपको ये लंबे समय तक नहीं बांधे रखेगा। इट किसके लिए आ रहा है? सॉन्ग के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? सॉन्ग के लिए। तो ये गीत है, आपको लंबे समय तक बांधे नहीं रखेगा। ये है, हो गई 4 लाइन्स। उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, कोई स्पेलिंग नहीं आती है तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब आगे चलते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा 2, दूसरा स्टेंजा देखना, लिखिए, इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, फर्स्ट लाइन है दूसरी स्टेंजा की। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he reign whenever he went to pray, देखिए ये स्टेंजा है। अगला स्टेंजा कौन सा है? अगर बुक भी नहीं है आपके सामने तो इस स्टेंजा को उतार लेना आप, समझ गए। अगर आपके पास में बुक नहीं है या तो बुक लेकर के बैठना आप जब भी बैठो। अगर बुक बाय द वे न भी है तो मैंने ये लिख दिया है, स्टेंजा आपके सामने लिखा हुआ है, यही है, किताब में भी यही लिखा हुआ है, समझ गए। तो इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he reigned whenever he went to pray। अब देखिए इसका अर्थ निकालेंगे। तो ये दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कह रहे हैं? जो दूसरा स्टेंजा है इसमें कवि क्या कह रहे हैं, ये देखिए, शाब्दिक अर्थ निकालिए एक एक वर्ड का। देखिए इस्लिंगटन एक शहर का नाम है। इस्लिंगटन क्या है? एक शहर का नाम है। इस कविता में इस्लिंगटन किसी शहर का नाम दिया गया है। देयर वाज ए मैन मतलब एक व्यक्ति था। तो कहां पर था व्यक्ति? मतलब इसका अर्थ हो गया कि इन इस्लिंगटन मतलब इस्लिंगटन शहर में देयर वाज ए मैन मतलब एक व्यक्ति रहता था या था, समझ गए। इस आ गया होगा समझ में। तो इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति था, समझ गए। इसके बाद में ऑफ whom the world might say, ऑफ whom the
वर्ल्ड माइट से, ऑफ होम यानी जिसके बारे में, ऑफ होम यानी जिसके बारे में। ये देखिए ऑफ होम, इसका मतलब क्या हो गया, लिख लेना, जिसके बारे में। तो किसके बारे में, मतलब उस व्यक्ति के बारे में। द वर्ल्ड माइट से, वर्ल्ड का मतलब दुनिया या संसार, माइट से यानी कह सकती थी। तो इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था। कहां पर रहता था, इस्लिंगटन में। ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में पूरी दुनिया कह सकती थी, उस व्यक्ति के बारे में। समझ गए, इस्लिंगटन शहर में जो व्यक्ति रहता था उसी व्यक्ति के बारे में पूरी वर्ल्ड कह सकता था। ये क्या कह सकता था, दैट स्टिल ए गॉडली रेस, दैट स्टिल ए गॉडली रेस। गॉडली रेस इसका मतलब हो गया धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांतों पर जीने वाला। समझ गए, क्या मतलब हो गया गॉडली रेस का, धार्मिक सिद्धांतों पर जीने वाला। तो पूरी दुनिया कह सकती थी कि केवल वह अपने धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता। किसके सिद्धांतों पर, धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था, या नैतिक सिद्धांत भी लिख सकते हो आप इसको, धार्मिक या नैतिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था। तो समझिए, इस्लिंगटन शहर में देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था, ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, पूरा वर्ल्ड उसके बारे में कह सकता था, दुनिया उसके बारे में कह सकती थी। दैट स्टिल ए गॉडली रेस, कि अभी भी वह क्या करता है, धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था। स्टिल यानी अभी, समझ गए, अभी भी गॉडली रेस जीता था वो, मतलब धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था। फिर देखिए, वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वो क्या करता था, प्रे करता था। क्या करता था, प्रार्थना करता था। मतलब उसकी जो प्रे थी वो गॉड तक ही सीमित थी, भगवान तक ही सीमित थी। तो दोबारा इसका स्टेंजा का अर्थ, पूरे स्टेंजा का अर्थ बताता हूँ आपको, लिखते जाना, आप लिख भी लेना। इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था, इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था। इस्लिंगटन कैसे लिखोगे, आपको पता लिखना आता है इस्लिंगटन, हैं ऐसे, इस्लिंगटन। तो इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसके बारे में सारी दुनिया कह सकती थी, जिसके बारे में ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, मतलब जिसके बारे में पूरी दुनिया कह सकती थी। क्या कह सकती थी, दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, मतलब अभी भी वह धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था, अभी भी वह धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था, अभी भी वह धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था। Whenever he went to pray, जब भी वो भगवान से क्या कर, भगवान के पास प्रार्थना करने जाता था, मतलब जब कभी भी वो भगवान से क्या करने जाता था, प्रार्थना करने जाता था, तो पूरी दुनिया कह सकती थी कि ये धार्मिक सिद्धांतों पर जीने वाला है। कौन से सिद्धांतों पर जीने वाला है, धार्मिक सिद्धांतों पर जीने वाला है। तो ये इस स्टेंजा का अर्थ हो गया। इस स्टेंजा में कवि यही बता रहे हैं कि इस्लिंगटन में एक व्यक्ति रहता था। स्टोरी बताएगा अभी आगे, क्या बताएगा, स्टोरी बताएगा आगे नेक्स्ट, जिसके बारे में पूरी दुनिया ये कह सकती थी कि वो धार्मिक सिद्धांतों पर जीता था, जब कभी भी वो भगवान से प्रे करने जाता था, प्रार्थना करने जाता था। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आए तो देख लो। आगे देखिए थर्ड स्टेंजा।
नंबर 3 स्टेंजा। लिखिए ए काइंड ऑफ, तीसरा स्टेंजा है, ए काइंड ऑफ जेंटल हार्ट, ए काइंड ऑफ जेंटल हार्ट ही हैड टू comfort friends and foes, the naked every day, he clad, when he put on his clothes। ये तीसरा स्टेंजा है आपका। अब एक एक वर्ड मीनिंग देखिए आप इसमें। पहले एक काइंड ऑफ जेंटल, जेंटल का मतलब है सज्जन। क्या मतलब है? सज्जन। जेंटल का मतलब हो गया सज्जन। हार्ट का मतलब हृदय। क्या मतलब है? हृदय या मन। ही हैड मतलब वो रखता था या था। फिर आगे देखिए कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या है? आराम। क्या मतलब है? आराम। फ्रेंड्स यानी मित्र। फ्रेंड्स का मतलब क्या है? मित्र। तो फ्रेंड्स मित्र। और फौज यानी दुश्मन। फौज का मतलब क्या है? दुश्मन। फौज यानी दुश्मन। फिर इसके बाद में देखिए नेक्ड, यानी नेक्ड का मतलब होता है नंगा। क्या मतलब होता है? नंगा, नेक्ड। नेक्ड यानी नंगा। फिर देखिए क्लेड। क्लेड का मतलब है वस्त्र पहनना। क्या मतलब है? वस्त्र पहनना या कपड़े पहनना। क्लेड। फिर इसके बाद में देखिए पुट ऑन। इसका मतलब भी ये पहनता था। पहनता था। पुट ऑन का मतलब भी पहनना ही होता है। समझ गए? तो ये तो हो गए इसके शब्दार्थ जो मैंने बता दिया आपको, क्या मीन है इनका। अब देखिए एक काइंड ऑफ जेंटल हार्ट ही हैड, मतलब उसके पास एक दयावान हृदय था, सज्जन हृदय था। किसके पास? उस व्यक्ति के पास में जिसकी ये इस्लिंगटन शहर में रहते हैं, कवि बात कर रहा है। तो एक काइंड ऑफ जेंटल हार्ट ही हैड, उस व्यक्ति के पास एक सज्जन हृदय था। उस व्यक्ति के पास, पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया? उस व्यक्ति के पास एक सज्जन हृदय था, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दयावान हृदय था। फिर देखिए टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड। टू कंफर्ट यानी इस हृदय से दया तथा सहानुभूति का व्यवहार करके, मतलब क्या करता था? देखिए सीधा सा अर्थ बताता हूं इसको। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज मतलब वो दुश्मनों और मित्रों को एक ही समझता था। क्या अर्थ है इसका? वो दुश्मनों और मित्रों को एक ही समझता था। आराम देता था मतलब मित्रों को भी आराम करने देता था वो, और दुश्मनों को भी आराम करने देता था। तो दूसरी लाइन का सीधा सा अर्थ है कि टू कंफर्ट फ्रेंड्स मतलब मित्रों और दुश्मनों को वो एक जैसा ही समझता था। इतना दयावान था वो।
मित्रों को भी एक समझता था और उसके जो फौज थे, समझ गए, एनिमीज थे, क्या थे, दुश्मन थे, उनको भी एक ही समझता था। तो मित्रों और दुश्मनों को एक ही समझता था। ऐसे नहीं है कि मैं मित्रों को तो पास में रख लूँ और दुश्मनों को गोली निकाल दूँ, ऐसा मतलब वो बातें नहीं थी, मतलब सभी को सेम समझता था वो। फिर देखिए, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथेज। इसका अर्थ यहां से निकलेगा 4 लाइन से, व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथेज, जब वह अपने कपड़े पहनता था। किसके कपड़े पहनता था? अपने स्वयं के कपड़े पहनता था। तो प्रत्येक दिन वह अपने आप को नंगा ही महसूस करता था। कैसा महसूस करता था? नंगा महसूस करता था। मतलब कपड़े भी पहन लेता था, लेकिन उसके ऐसा कोई प्राउड नहीं था कि कपड़े पहन लिए, कपड़ों का भी नहीं था, वो अपने आप को नेक्ड समझता था, मतलब नंगा समझता था। दोबारा सुन लीजिए इसका अर्थ। ए काइंड ऑफ जेंटल हार्ट ही हैड, ए काइंड ऑफ जेंटल हार्ट ही हैड, मतलब उस व्यक्ति के पास से एक दयावान हृदय था। समझ गए? टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फॉज, और वो दयावान हृदय किस लिए था? मित्रों और दुश्मनों को आराम देने के लिए। मित्रों और दुश्मनों को आराम देने के लिए था, मतलब वो मित्रों और दुश्मनों को एक ही समझता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, प्रत्येक दिन वह अपने को नंगा महसूस करता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथेज, जब वो क्या करता था? अपने कपड़े पहनता था। तो यहां से अर्थ निकलेगा, बताया था कि जब कभी भी वो कपड़े पहनता था तो अपने आप को कैसा महसूस करता था? नंगा महसूस करता था, मतलब बिना वस्त्रों वाला महसूस करता था कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हो। समझ गए? तो ये 4 लाइन्स का अर्थ है, ये चारों लाइनों का। उतार लीजिए इसको, फिर अगला एक स्टेंजा और पढ़ते हैं। नोट कर लो इसको। देखिए, सबसे पहले मैं अर्थ बता रहा हूं पूरी पोएम का, उस अर्थ को समझिए आप। इसके बाद में व्याख्या करना बताऊंगा। समझ गए? एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस वगैरह ये बाद में बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। तो इसको उतार लिया होगा आपने। कौन सा स्टेंजा था ये अपना? तीसरा। कौन सा था? तीसरा। अब चौथा स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, एक स्टेंजा और पढ़ते हैं। लिखिए चौथा स्टेंजा, लिखिए आप। वेरी मोस्ट है ये चौथा जो स्टेंजा है। देखिए, लिखिए स्टेंजा 4। एंड इन दैट टाउन, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, ए डॉग वाज फाउंड। फर्स्ट लाइन हो गई है। सेकेंड लाइन है, एज मैनी डॉग्स देयर बी, एज many dogs there be। नंबर थर्ड लाइन लिखिए, both mongrel, comma both mongrel puppy, whelp and hound
एंड क्योर्स ऑफ लो डिग्री, और ये आपका स्टेंजा 4 है। ये है, देखो एक बार पढ़ो इसको, देखिए फिर अर्थ निकालते हैं इसका। इसमें एक क्वेश्चन भी है, समझ गए? क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टेंजा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। आप जब मैं बताता हूँ ध्यान से अर्थ समझना। वेरी मोस्ट है ये जो स्टेंजा है नंबर 4। एक बार पढ़ो, देखिए फिर बताता हूँ आपको। देखिए, एंड इन दैट टाउन, और उसी कस्बे में, कौन से कस्बे में? कस्बे का नाम बताया था आपको, उसी कस्बे में ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था। मतलब इस्लिंगटन नाम आया था ना पहले कस्बे का, समझ गए? तो एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, मतलब उसी, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, उसी कस्बे में, इस्लिंगटन में एक कुत्ता भी पाया जाता था। तो फर्स्ट लाइन हो गई है, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, उसी कस्बे में एक कुत्ता भी लिख लीजिए, और उसी कस्बे में एक कुत्ता भी पाया जाता था। देखिए वाज फाउंड है, क्या है? वाज फाउंड, और उसी कस्बे में एक कुत्ता भी पाया जाता था। इस्लिंगटन में मतलब एक कुत्ता पाया जाता था। आगे देखिए, एज मैनी डॉग्स देयर बी, एज मैनी डॉग्स यानी कई कुत्ते, एज मैनी डॉग्स देयर बी मतलब और भी कई प्रकार के कुत्ते थे। कहाँ पर? उस कस्बे में, समझ गए? ये तो सीधी सी लाइन है, एज मैनी डॉग्स देयर बी मतलब और भी बहुत सारे कुत्ते थे वहां पर। अब ये क्या बताएगा? कुत्तों के प्रकार बताएगा। ये किसके प्रकार बताएगा? कुत्तों के, मतलब बोथ मोंगरेल। देखिए मोंगरेल क्या होते हैं, ये देख लेना, तीर के निशान समझ लेना। मोंगरेल का मतलब होता है मिश्रित प्रजाति वाला कुत्ता। मतलब जो मिश्रित प्रजाति का कुत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? मोंगरेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोंगरेल। तो मोंगरेल का मतलब बता दिया, मिश्रित नस्ल वाला या प्रजाति वाला कुत्ता। फिर इसके बाद में देखिए वेल्प, पप्पी। देखिए पप्पी का मतलब हो गया जो छोटा कुत्ता होता है जिसको क्या हम क्या बोलते हैं? पिल्ला। क्या बोलते हैं? पिल्ला। समझ गए? तो ये हो गया पप्पी। वेल्प ये भी छोटे कुत्ते का, ये भी एक प्रकार से छोटा कुत्ता होता है। ये क्या होता है? छोटा कुत्ता या कुत्ते का बच्चा होता है ना, उसको वेल्प बोलते हैं। समझ गए? तो नंबर 1 कौन सा? मोंगरेल, मतलब मिश्रित प्रजाति वाला कुत्ता। कौन सा कुत्ता? मिश्रित प्रजाति वाला। इसके बाद में पप्पी, जिसको पिल्ला बोलते हैं। समझ गए? मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है उसको, जिसको पिल्ला बोलते हैं। पप्पी का मतलब पिल्ला ही होता है। समझ गए? इसके बाद देखिए वेल्प यानी छोटा कुत्ता। और फिर इसके बाद में देखिए हाउंड, ये भी कुत्ते का ही प्रकार है। हाउंड क्या है? कुत्ते का ही प्रकार है। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। हाउंड का मतलब क्या होता है? शिकारी कुत्ता। एंड क्योर्स, एंड
क्योर्स। क्योर्स का मतलब क्या है, यहां देखना, क्योर्स का मतलब है आक्रामक। आक्रामक भी होता है ये, आक्रामक कुत्ता लिख सकते हो आप इसको, आक्रामक कुत्ता। और भी लो डिग्री के कुत्ते मतलब पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी, लो डिग्री का मतलब क्या हो गया, निम्न श्रेणी। अब देखिए इस स्टेंजा को समझेंगे, नंबर 4 को। इस स्टेंजा में कवि ने कुत्तों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, कुत्तों का। और कितने प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया है, ये आपके सामने है। कितने प्रकार के कुत्ते बताए हैं, देखिए 5 प्रकार के कुत्ते बताए हैं इसमें। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। और पांचों प्रकार इंग्लिश में कौन कौन से हैं, मोंगरेल, पप्पी, वेल्प, हाउंड और क्योर्स। समझ गए, तो 5 प्रकार के हो गए ना। अब देखना इनका अर्थ समझना। अर्थ कैसे करोगे, मोंगरेल मतलब जो मिक्स नस्ल का कुत्ता होता है, मिश्रित प्रजाति वाला कुत्ता होता है। पप्पी का मतलब बताया पिल्ला या कुत्ते का जो बच्चा होता है, समझ गए, पिल्ला याद कर लेना। वेल्प का मतलब क्या होता है, छोटा कुत्ता। हाउंड का मतलब शिकारी कुत्ता। और क्योर का मतलब आक्रामक कुत्ता। पांचों के अर्थ आ गए आपको। तो 5 प्रकार के कुत्तों का और भी मतलब निम्न श्रेणी के कुत्ते हैं, लो डिग्री के कुत्ते पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया है यहाँ ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। किसने, ओलिवर, पोइट कौन है इसके, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने 5 प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया है। देखिए दोबारा अर्थ समझ लेना। कवि ओलिवर गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, और उसी शहर में एक कुत्ता पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर भी, जैसा कि और भी कई कुत्ते थे वहाँ पर। समझ गए, और भी कई प्रकार के कुत्ते थे जिसमें दोनों ही थे। बोथ का मतलब दोनों, मोंगरेल मिश्रित प्रजाति वाला, पप्पी मतलब पिल्ला, वेल्प छोटा कुत्ता, हाउंड शिकारी कुत्ता, और आक्रामक कुत्ता क्योर्स। और निम्न श्रेणी के कुत्ते पाए जाते थे। कौन से शहर में, इस्लिंगटन में। कहाँ पर, इस्लिंगटन में। तो एक बार फिर से पढ़िए इसको, देखिए, फिर मैं एक बार अर्थ फिर बताऊंगा आपको इसको। तो ये क्वेश्चन तो यही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं बता देता हूं। हाउ मेनी टाइप्स डॉग्स वर डेस्क्राइब्ड इन द पोएम, मतलब इस कविता में कितने प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया गया है। तो 5 टाइप्स, समझ गए। 5 टाइप्स बताई दिए कौन कौन से हैं, जो भी डॉग्स के टाइप्स हैं वो बताई दिए इस कविता में। तो एक बार इसको आप देखिए, फिर एक बार अर्थ और बताऊंगा आपको मैं। देखो इसको, अगर कोई वर्ड मीनिंग वगैरह नहीं आती हो तो। देखिए कविता कौन सी थी अपनी, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इस कविता को पढ़ रहे थे हम। इलेजी का मतलब बताया था कि कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्यारा मित्र हो या कोई प्यारा पशु हो, उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत होता है शोक गीत। समझ गए, मृत्यु पर जो गाया जाने वाला, अपने मित्र या किसी जो भी प्यारा कोई पशु जानवर हो, समझ गए, उसकी मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत होता है। तो ये क्या था कि एन इलेजी मतलब एक शोक गीत, ऑन द डेथ मृत्यु पर, ऑफ ए मैड डॉग मतलब एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत, ये था। अब देखिए इसमें 4 स्टेंजा पढ़े हमने, समझ गए। तो अलग अलग अर्थ बता रहा है इसमें। इसका पहले वाले का देखिए, एंड इन दैट टाउन। अब दोबारा समझ लेना, लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको। उसी टाउन में मतलब कस्बे में एक कुत्ता पाया जाता था। समझ गए, कुत्ता कौन सा, अब जो ये पागल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पागल। आगे आएगा ये, एज मैनी डॉग्स देयर भी, कई प्रकार के कुत्ते और भी थे वहाँ पर उस टाउन में,
जिसमें मोंगरेल थे, मतलब मिश्रित प्रजाति वाला कुत्ता, पिल्ला, छोटा कुत्ता, शिकारी कुत्ता और आक्रामक कुत्ते, ये निम्न श्रेणी के कुत्ते भी पाए जाते थे। और निम्न श्रेणी के कुत्ते भी थे, मतलब लो डिग्री वाले कुत्ते भी थे। तो ये जो स्टेंजा 4 है ये कंप्लीट है अपना। तो 4 स्टेंजा पढ़ लिए हम। अब देखिए जो बाकी रह गए हैं वो पार्ट 2 में बताएंगे आपको। पार्ट 2 में जो बाकी स्टेंजा रह गए वो पार्ट 2 में बताऊंगा। जो भी स्टेंजा रह गए तो चारों स्टेंजा को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, पढ़ लेना, अर्थ निकाल लेना, अर्थ निकालना सीख जाना। इसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन वगैरह ये पढ़ेंगे, रेफरेंस निकालना, एक्सप्रेस जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या करना है ये सब इसके बाद में पढ़ेंगे। इसके जो अर्थ निकालने के बाद में एक्सप्लेनेशन रेफरेंस करना सिखाऊंगा आपको। तो ये चारों स्टेंजा आपके समझ में आ गए होंगे, इनका अर्थ मैंने बताया और पढ़ लेना आप, इसको याद करना। ओके, थैंक्स।